बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करना है। इसका नेम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, यानी इसमें हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो बच्चे, ये चैप्टर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का मतलब हमारे पास ये है कि जैसे हमारे पास ये मेरे पास एक अगर मार्कर है, ठीक है, ये सख्त कितनी है, इसको कहते हैं टफनेस, ठीक है, हार्ड। फिर ये लचकदार कितनी है, ठीक है, ऐसे ये देखें ना, थोड़ा सा ये बेंड होती है, जब हम इसे ऐसे बेंड करते हैं थोड़ा सा बेंड होती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को जो बेंड करने वाली है, लचक वाली, इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। फिर ये नरम कितनी है, इसे कहते हैं स्टिफनेस। फिर ये मजबूत कितनी है, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। बच्चे, ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये हमारे पास हमने छोटी क्लासेस में बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा हुआ है कि एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, और वो बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग है ना, ये उस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। स्टिफनेस जो है वो भी कि आपके पास जो बॉन्ड हैं वो कितने नरम हैं, यानी वो कितने एक दूसरे से दूर हैं, उनका फासला कितना है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नरम होंगे, स्टिफनेस होगी। अब बेटे, हमारे पास जो डक्टिलिटी है, ये इस प्रॉपर्टी का ताल्लुक है कि अगर हमारे पास एक लोहे का रॉड हो, उसी तरह का एक हमारे पास प्लास्टिक का रॉड हो, इसी तरह उसमें एक आपके पास स्टील का रॉड हो, तो हम देख सकते हैं कि लोहे का रॉड जो है वो बेंड हो जाएगा, ऐसे उसकी शेप जो है ऐसे हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगा। अब वो जब बेंड होगा तो वो बेंड हो गए, हम दोबारा उसे सीधा भी कर सकते हैं। लेकिन स्टील जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, हार्डनेस ज़्यादा होती है, सख्त ज़्यादा होता है, तो वो बेंड कर भी लेंगे ना तो बेंड ही रहेगा, सीधा करेंगे तो वो उस फॉर्म में नहीं आएगा जिस फॉर्म में पहले था। टफनेस कहते हैं इसी को, सख्ती को ही। अभी इनकी डेफिनेशन भी हमने पढ़नी है, तो पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो बेटा, हम देख सकते हैं जो फॉर्म हमारे पास होता है वो बड़ा ही नरम होता है, उसे हम दबा सकते हैं। रबर जो है उसे दबा सकते हैं, लोहा जो है उसे दबा नहीं सकते, वो सख्त है। तो ये सॉलिड हैं सारे, लेकिन कुछ सॉलिड्स नरम हैं, कुछ सख्त हैं। ये प्रॉपर्टीज़ इनके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, वो हमने इस सिलेबस में शामिल नहीं, हमने पढ़ना भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ कितनी मजबूत, किसी चीज़ को हम कह सकते हैं वो मजबूत तब हो सकती है जब उसके अंदर के बॉन्ड मजबूत होंगे। तो बेटा, ये सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेंथ। इट डील्स विद ग्रेटर एंड अप्लाइड फोर्स अ मटेरियल कैन विद स्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। देखें, विद स्टैंड का मतलब होता है कि आपके पास आप जो है, ये देखें ना, मैं इसके ऊपर फुल फोर्स लगाता हूँ, मार्कर के ऊपर ऐसे फुल फोर्स लगाता हूँ, तो जब मैं ये फोर्स हद से ज़्यादा कर दूंगा ना, एक लिमिट से ज़्यादा, तो ये टूट सकता है। अब उससे पहले जब ये टूटेगा नहीं, लेकिन बेंड होता जाएगा, बेंड होता जाएगा, बेंड होता जाएगा। जैसे ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे स्ट्रेट है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे बेंड करता हूँ, ये बेंड होती जा रही है और होती है, फिर ऐसे मैंने इसे मोल्ड कर देता हूँ, ये और मोल्ड हो रही है। तो फिर अगर मैं इसको इतना मोल्ड करता हूँ, इतना ये आखिर पे टूट जाएगी। उस टूटने से पहले जितनी फोर्स कोई बियर कर सकता है ना, उसे उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पे लिखा है इट डील्स विद हाउ ग्रेटर एन अप्लाइड फोर्स, यानी कितनी ज़्यादा फोर्स जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। आगे है स्टिफनेस। अच्छा बेटे, स्टिफनेस जो है, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफ अ मटेरियल ऑफर्स इन चेंजिंग इट्स शेप और साइज और बोथ चेंज। स्टिफनेस कहता है कि ये क्या होता है कि ये वो वाली प्रॉपर्टी है जब हम किसी मटेरियल को ऐसे, ये देखें ना, जब मैं इसे बेंड कर रहा था वायर को, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स मुझे लगानी पड़ी है ना, खुद ब खुद तो नहीं ना बेंड हुई। तो ये जो मैं कुछ फोर्स पे लगा रहा हूँ, लेकिन इस फोर्स के आगे कोई रुकावट जो आ रही है, जो इसे बेंड नहीं होने दे रही, वो जो है वो स्टिफनेस को डिफाइन करती है। अब देखें, निचले वाली लाइन पे इसने लिखा है आ स्टिफ मटेरियल इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। जो स्टिफ मटेरियल होता है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबल का हम मतलब समझते हैं लचकदार, जो अपनी जगह पे वापस आ जाए। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट स्टिफ और रिजिड मटेरियल। तो ये भी बात ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट तौर पे स्टिफ हो या रिजिड हो। रिजिड का मतलब होता है सख्त।
ठीक है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो पूरी तरह से रिजिड भी हो और पूरी तरह से जो है वो स्टीफ भी। जैसे अब मार्बल है हमारे पास, अब मार्बल जो है उसके ऊपर ऐसे लगाएं तो बड़ा सख्त हमें देखने को है, लेकिन उस पे भी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो वो भी टूट जाएगा, यानी वो भी परफेक्टली रिजिड नहीं है, ठीक है। ऑल मटेरियल हैव सम डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन। सम डिग्री का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें जगह होती है डिफॉर्म होने की, यानी अपनी शेप चेंज करने की। ये जैसे ये मार्कर है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत रिजिड है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगा कर ये ऐसे ना क्या होगी, अपनी जो इसकी ओरिजिनल शेप है इसको हम चिपटा कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं वो जो सड़कों के ऊपर हम बुलडोज़र वगैरह फेरते हैं, अगर उस बुलडोज़र के आगे इसको रखूं तो वो इसको बिल्कुल सीधा कर देगा, ऐसे ये मलियामेट हो जाएगी। लेकिन देखने को ये जब मैं हाथों से फोर्स लगा रहा था तो ये बड़ी सख्त लग रही थी, लेकिन जब इसके ऊपर से वो गुजरेगा क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी बॉडी ना तो पूरी रिजिड होती है ना ही पूरी वो नरम होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि डीफॉर्मेशन जो है ना वो आ जाती है। फॉर्म का मतलब बनना, डीफॉर्म का मतलब है डीफॉर्म हो जाना। आगे बेटा है डक्टिलिटी। Ductility or work ability is the ability of material to be hammered, pressed, bent, rolled, cut, stretched into useful shapes। बेटा डक्टिलिटी से मुराद ये है कि हम अपनी मर्जी से ना किसी भी मटेरियल को शेप में ढाल लें। जैसे बेटा आपने ये देखा होगा मट्टी के बर्तन जब बनते हैं तो वो ऐसे इतनी सी प्लेट होती है, उसके ऊपर मट्टी रखी होती है, वो नीचे से घूम रही होती है और उस पर वो बर्तन तैयार हो रहे होते हैं। तो देखिए वहाँ पे मिट्टी को ना अपनी मर्ज़ी की शेप दी जा रही होती है, अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। जैसे ये मैं यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल क्या, इसमें देखें ना ये वायर है, मैं इसको ऐसे बेंड करूँगा तो देखें मैंने इसे इस सर्कुलर टाइप बना दिया, ठीक है। इसको कहते हैं ये डक्टिलिटी की वजह से है, यानी डक्टिलिटी थी तो मैंने इसको बेंड कर लिया है, ठीक है ना। तो अगर डक्टिलिटी ना होती तो आपके पास सिर्फ रिजिडिटी होती तो डक्टिलिटी की उलट होती है ब्रिटलनेस, ठीक है, यानी भुरभुरापन, पाउडर बन जाना। जैसे लोहा जो है आप उसको कूटे ना, यानी उसको हैमर से मारते रहे वो ऐसे क्या है, आप अगर कोई कॉइन हो 5 रुपए वाला कॉइन हो उसको अगर आप हथौड़ियाँ मारते रहेंगे तो वो हैमर की वजह से ये नहीं कि सीधा पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पहले क्या है बढ़ता जाएगा उसका साइज़, वो फिसलता जाएगा, फिर कोई ऐसा टाइम पता नहीं कितनी फोर्स लगा के टाइम आएगा उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो टुकड़े भी फिसलेंगे। तो इसका मतलब है कि डक्टिलिटी का मकसद है कि हम अपनी तरफ से किसी भी मटेरियल को ना हैमर के ज़रिए प्रेस करके, ये उसने बताया बेंट करके, रोल करके, कट करके हम अपनी यूज़फुल शेप में ला सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है अ टफ मटेरियल इज़ वन विच इज़ नॉट ब्रिटल। ब्रिटल का मायने होता है पाउडर शेप। जैसे जो नमक है, नमक को अगर आप ऊपर से हैमर, नमक पत्थर के तरह होता है, आप तो दुकानों से लेते हैं ना पिसा हुआ पाउडर, वो नमक पत्थर की तरह होता है। अगर उसके आप बर्फ़ की मिसाल ले लेना, बर्फ़ को ऐसे ऊपर से आप हैमर मारें, ऐसे करके हैमर मारें तो वो क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि बेंड हो जाए, इसका मतलब है वो डक्टाइल नहीं है। तो जो चीज़ बेंड हो जाए, हम अपनी मर्ज़ी की शेप बना सकें, वो डक्टाइल कहलाएगी, और जो चीज़ बेंड ना हो वो जो है हैमर लगाने से टूट जाए, बिखर जाए, वो जो है वो आपके पास क्या होगी, ब्रिटल होगी, डक्टाइल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे हमारे पास है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। क्योंकि ये चैप्टर सॉलिड का है तो हमने सॉलिड डिस्कस करनी है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जो उसकी फॉर्म होती है ना, जो उसकी टाइप होती है, जो उसकी शेप होती है, उसमें चेंज। डी का मतलब हमेशा नेगेटिव के लिए लिया जाता है। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, एनी अल्टरनेशन इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम। यानी देखें चीज़ों की कुछ ना कुछ, जैसे ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है, इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है, इसका वॉल्यूम भी, क्योंकि जगह घेरता है, वॉल्यूम भी है। तो इस सारे पैरामीटर में, वॉल्यूम में, लेंथ में और इसकी चौड़ाई में और हर चीज़ में जो है इसकी शेप में जो चेंज होगा ना, वो जो अल्टरनेशन होगी ना, उसे हम डिफॉर्मेशन कहेंगे। अल्टरेशन का मतलब होता है
चेंजिंग करना, ठीक है, अल्ट्रेशन। जैसे ये पैंट वगैरह आपके अगर बड़ी हो तो आप अल्ट्रेशन करवाने के लिए बाज़ार में जाते हैं दर्जी से। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना। अब प्रोडक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, ये बच्चे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रहने देंगे करने को, आपको सिर्फ डिफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, यानी डिफॉर्मेशन की डिपेंडेंस। हाँ, ये डिफॉर्मेशन की डिपेंडेंस जो है ये बतानी है हमने, ठीक है जी। ये साथ की बुक है स्पीरियर वालों की, वो आपने ले लेनी है, कॉलेज में अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। इस पे अच्छा लिखा हुआ, थ्योरी अच्छी लिखी हुई है, अगर जो आपके पास बुक है उससे भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अब देखें, द एक्सटेंशन और डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन सैंपल ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चीज़ है, मैं इसमें डिफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, ये किन पैरामीटर पे डिफॉर्मेशन इसकी शेप में चेंज डिपेंड करेगा। पहले नंबर पे है द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है, ज़ाहिर बात है सख्त मटेरियल है तो देर से डिफॉर्म होगा, अगर वो नरम मटेरियल है तो वो जल्दी जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे आटा है तो वो आप उसमें आप ऐसे अपनी फिंगर घुसेड़ेंगे तो वो उसमें गड़ा पड़ जाएगा, तो वो डिफॉर्म हो गया ना। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई और चीज़ है, रबर है, उसमें आप करेंगे तो आटे से देर से उसमें डिफॉर्मेशन पैदा होगी। फिर लोहा है, उसमें उंगली से आप से डिफॉर्मेशन पैदा ही नहीं होगी, हैमर से करनी पड़ेगी। तो ये नेचुरल मटेरियल। दूसरा नंबर है स्ट्रेचिंग फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना खींचने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है, कम लगाएंगे कम डिफॉर्मेशन, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन। आगे आता क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया है कि जैसे ये मार्कर है ना, इसके सिर्फ इतने पार्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये सिर्फ यहाँ से चेंज होगा। मैं ये फोर्स बढ़ा देता हूँ, 4 फिंगर कर देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगी, जगह ज़्यादा घेरेगी, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है। अब ये इतनी लेंथ है, ये हो सकता है ये अगर आधा फीट है तो ये हो सकता है सिर्फ 2 फीट तक डिफॉर्म हो, उसके बाद टूट जाए, ठीक है। तो ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अच्छा बच्चे, अब ना कुछ पैरामीटर हमने डिस्कस करने। वो पैरामीटर क्या है जो हमें मैथमेटिकली या आप कह लें कि आपको जो है ना ये ज्योमेट्रिकली डिफाइन करके देंगे कि आपकी डिफॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले है जी स्ट्रेस, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। स्ट्रेस हम कहते हैं जी फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस कहते हैं दबाने को, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ये आपके पास SI यूनिट इसके हैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, क्यों कि ऊपर फोर्स है, फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, नीचे एरिया इसके यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसको पास्कल भी कहते हैं, ये MCQs के लिए याद रखेंगे, इसे पास्कल भी कहते हैं। तो स्ट्रेस की सिंपल सी डेफिनेशन थी फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने प्रेशर की भी यही डेफिनेशन पढ़ी होगी, बल्कि फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर में। तो दोनों सेम चीज़ें, लेकिन प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन उसमें होती है, स्ट्रेस के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, बस ये फ़र्क है इनमें। आगे टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, इस स्ट्रेस की अब टाइप भी होंगी, क्योंकि आपके पास फोर्स जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे तो नहीं लगती, लेंथ वाइज भी लगती है, वॉल्यूम वाइज भी लगती है, एरिया वाइज भी लगती है। लेंथ वाइज का मतलब ये है कि मैं इस मार्कर को बाहर की तरफ खींचूं तो ये भी स्ट्रेस है, अंदर की तरफ धकेलूं तो ये भी स्ट्रेस है। फिर ये आपके पास एक क्यूबिकल शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो तो इसके किसी एक कोने पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो ये फिर वॉल्यूम में, इसके पूरे वॉल्यूम में चेंज आएगा क्योंकि वॉल्यूम था। फिर इसकी रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी जो है राउंड शेप है, ये आपके पास जो मार्कर का ढक्कन है इसकी राउंड शेप है, तो शेप्स के अंदर चेंज होगा, उस पर स्ट्रेस किसी और किस्म की होगी, तो उनके नेम है कुछ, ये याद रखने हैं आपने। नंबर 1 है देयर आर 3 टाइप्स टेंसाइल। बेटा टेंसाइल जो है व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स चेंजेस लेंथ, टेंसाइल कहते हैं जब लेंथ में चेंज आए, उसे हम टेंसाइल कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल, यानी ये जो मार्कर है इसकी लेंथ में कम कर दूँ, दबा के कम करूँ तो वो कंप्रेसिव हो जाएगी ना, तो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। आप लिख लेंगे अलग से ही कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद जब इसको खींचेंगे अगर, तो जो खिंचाव की वजह से होगी उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। इसी तरह बच्चे आपके पास है वॉल्यूमेट स्ट्रेस, तो अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा तो वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगी। शियर कहते हैं शेप के अंदर चेंज अगर आ जाए तो बच्चे ये तो हमारे पास स्ट्रेस आ गई। अब इसके साथ एक और पैरामीटर है जो मैं कहता होता हूँ आमतौर पे, इसका असिस्टेंट है जो ये बताएगा कि कितनी फोर्स लगेगी और कितना चेंज आएगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन।
ये कहते हैं द चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये भी ठीक है। दूसरी देखें, मैंने कहा ना कि वो मैं उसे असिस्टेंट कहता हूँ उसका, यानी उसको बताता है, ये स्ट्रेन स्ट्रेस को बताता है कितना हमने फोर्स अप्लाई किया और कितना चेंज आया। द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी बाय अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी मेजरमेंट कौन करके देता है? स्ट्रेन करके देता है हमें, ठीक है। तो इसकी आपके पास ये फार्मूला आपने कर लेना है, बाकी थ्योरी इसमें से नहीं करनी। ये पेज नेक्स्ट पेज पे देखें, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो जितनी टाइप्स स्ट्रेस की हैं उतनी टाइप्स स्ट्रेन की भी हैं, ठीक है। यानी ओरिजिनल जो है वो बटे में आएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एफएससी में मार्क्स जब ऑब्टेन कर लेते हैं तो परसेंटेज हम निकालते होते हैं, जितने मार्क्स लिए हैं बटे के अंदर सारे के सारे मार्क्स डाल के। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो ओरिजिनल लेंथ अगर 2 फीट थी, फिर उसको आपने जो है कर दिया खींच के, यानी फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये एक आपके पास लेंथ थी, इसको आपने दोनों तरफ से फोर्स लगा के इतना कर दिया है, ठीक है। पहले आप कह लें कि वो 2 थी, फिर आपने 4 कर दिया है, तो 4 - 2 पहले करेंगे तो 2 जो है ना वो आपके पास चेंज होगा। तो जो चेंज होता है ना वो स्ट्रेन हमें बताती है। तो वो वाला चेंज जो 2/2 है, तो ये मतलब आपने ये नहीं करना कि जो हमने बढ़ा दी है वो वाली वैल्यू, आपने वैल्यू वो लिखनी है जो चेंज हुई है, ठीक है। यानी चेंज तो 2 का आया ना, 2 तो ओरिजिनल थी। तो ये देखें स्ट्रेन जो है, और इसका यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि नीचे भी वही क्वांटिटी होती है, ऊपर भी वही क्वांटिटी होती है। तो ये एमसीक्यूज याद रखना है। स्ट्रेन इज अ रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, देयरफॉर इट इज डायमेंशनलेस एंड हैज़ नो यूनिट, इसके कोई यूनिट नहीं होते। आगे टाइप्स, इसकी टाइप्स भी जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेस थी वही वाली टाइप्स होंगी। देखें टेंसाइल स्ट्रेन लिखा हुआ है, वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस थी, तो हम यहाँ पे इसने लिखा ना यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन कर लेंगे कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, ये वाली कर लेंगे क्योंकि हमने उधर स्ट्रेस में ये डेफिनेशन की हुई है। तो बस ये बता देना कि जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी उसी की वजह से टेंसाइल स्ट्रेन पैदा होगी। उसके बाद ये वाली भी करनी है, साथ कंप्रेसिव वाली भी, वो लेंथ में दोनों आती है ना, दबाना भी और खींचना भी दोनों आता है। आगे है वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक जो है वो होगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम में जो चेंज आएगा ना वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी। और इसी तरह से शेयर जो है वो भी ओरिजिनल शेप के अंदर जो चेंज आएगा वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, बस। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो चीज़ है ना हमारे पास वो ये है कि ये हमें डिफाइन करके बताता होता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। पहले देखा हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया, फिर हमने डिफाइन किया कि स्ट्रेन हमें बताती है कि कितना चेंज आया है और कितनी चीज़ ओरिजिनल थी। अब जो मॉडुलस है ना बच्चे, मॉडुलस का ये वाला फार्मूला है आपके सामने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे कहते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब देखें इसमें कितनी स्ट्रेस आपने दी है और कितना उसमें चेंज आया है, यानी कितनी स्ट्रेन आई है। स्ट्रेन का मतलब ही चेंज है, ठीक है। तो ये मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। ऑफ इलास्टिसिटी क्यों कहा है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ अपने ओरिजिनल हालत में दोबारा वापस आ जाए, इसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बताया कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, अपनी जगह पे वापस आ जाना, ठीक है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये आपने ऐसे याद रखना है। तो इसके बाद है जिस तरह से स्ट्रेस की टाइप्स थी, फिर स्ट्रेन की टाइप्स थी, इसी तरह से मॉडुलस की भी हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि सबसे पहले आपके पास है यंग्स मॉडुलस। बेटा यंग्स मॉडुलस जो है ये लेंथ के बारे में है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस किसके बारे में? लेंथ के बारे में, डिफरेंट नेम रखे हुए हैं। तो ये देखें, इसका फार्मूला देखें कि यंग्स मॉडुलस जो है वो है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। अगर तो ये खिंचाव के लिए, और अगर दबाव के लिए तो फिर कंप्रेस होता है ना दबाना, तो कंप्रेस स्ट्रेस और कंप्रेस स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको वाई से इंडिकेट करते हैं यंग्स मॉडुलस को। तो हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेस कैसे होगी, फोर्स पर यूनिट, किसी न किसी एरिया पे फोर्स लगाएंगे ना आप, तो डेफिनेशन वही रहेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर चेंज किस में है, जो टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन है वो बटे में लगा दी, डेल्टा एल ओवर एल। तो इसे हम यंग्स मॉडुलस
कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो है बेटा ये होता है वॉल्यूम में चेंज के लिए। बल्क मॉडुलस किस में चेंज के लिए होता है? वॉल्यूम में चेंज के लिए। यंग मॉडुलस लेंथ में चेंज के लिए और बल्क मॉडुलस वॉल्यूम में चेंज के लिए। तो ये भी वैसे ही स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उधर था टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन था, तो इधर भी स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया ही रहेगा और बटे में क्या आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक चेन डेल्टा वी ओवर वी। इसी तरह से आ गया शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस क्योंकि ये शेयर से है तो ये शेप से है, यानी शेप के अंदर जो चेंज होगा वो हमें कौन देगा? शेयर मॉडुलस, और उसे जी से इंडिकेट करते हैं। बल्क मॉडुलस को के से, यंग मॉडुलस को वाई से, और जो आपका शेयर मॉडुलस है उसे जी से। इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो है आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास उसने स्ट्रेस तो ऊपर वही, लेकिन नीचे टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है। अब होगा ये कि जब जो शेप होती ना, जैसे ये अगर एक आपके पास मैं बना देता हूँ रेक्टेंगुलर शेप है, अगर ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, तो इसके मैं इधर फोर्स लगा देता हूँ, कोई ना कोई फोर्स लगाता हूँ, तो ये धक्का खा के इधर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो इधर एक एंगल थीटा का चेंज आया है। इसको हम डिफाइन करते हैं टेंजेंट थीटा से, ठीक है। यानी ओरिजिनल आपके पास जो है वो थीटा की वजह से आया है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं किससे? इससे टेंजेंट थीटा से। इसलिए इसके बटे में टेंजेंट थीटा आता है। शेयर स्ट्रेन, इधर हमने जो शेयर स्ट्रेन की है ना, ये हमारे पास शेयर स्ट्रेन हाँ यहाँ पे है, इसने बताया नहीं यहाँ पे। तो ये जब आप एक क्यूबिकल शेप को इधर से धक्का लगाते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है। यानी आप ये कह लेंगे ये हमारे पास डस्टर है ना, तो मैं इसके इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये अंदर की तरफ धक्का खाएगा, लेकिन इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी और यहाँ से ये इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो ये देखें आप, ओरिजिनल और उसके दरमियान एक एंगल थीटा इधर बनेगा। ये एंगल थीटा टेंजेंट थीटा डिफाइन करेगा। क्यों? कि टेंजेंट बराबर होता है वाई ओवर एक्स के, ठीक है। तो वो वाई एक्सिस जो है वो ऐसे एक्स की तरफ बेंड हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये आप इसको कहते हैं शेयर मॉडुलस, ठीक है। ये आपने शेयर मॉडुलस हो गया है। आगे बचा आती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये कल आपको जो है ना किसी पेज पे अच्छी तरह से यानी इसको एक्सप्लेन करके, यहाँ तक आपने सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो मैंने करवाई हैं 17 चैप्टर की वो कर लेनी है। कल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कल हम इंशाल्लाह करेंगे। पेज पे आपको अच्छी तरह से इसकी साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आज इसलिए सिर्फ बुक टैली करवाई है आपने, ये जस्ट डेफिनेशन है, पेज नंबर 204 है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें ये सारी डेफिनेशन कहाँ तक? शेयर मॉडुलस तक सारी आपने करनी है, स्ट्रेस स्ट्रेन से पहले जो भी आपके पास बुक है, ठीक है जी।